हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा प्रीवियस लेसन जो कि फ्री कंसेंट से रिलेट करता है, हमने वहाँ पर उससे संबंधित फ्री कंसेंट को, उसके मीनिंग को क्लियरिफाई कर लिया था। हमने वहाँ पर यह जान लिया था कि जब पार्टीज़ के द्वारा कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो वहाँ पर ज़रूरी यह होता है कि उनकी सहमति, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। मतलब उनकी सहमति कोअर्सन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक पर बेस नहीं होनी चाहिए। हमने प्रीवियस लेसन में कोअर्सन और अनडू इन्फ्लुएंस को अच्छी तरह से समझ लिया है। आज के लेसन में हम फ्रॉड को, मिसरिप्रेजेंटेशन को और मिस्टेक को, इनको भी आज हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। चलिए फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रॉड की। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रॉड को कहाँ परिभाषित करा गया है। फ्रॉड को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत सेक्शन 17 में डिफाइन किया गया है। चलिए अब एक काम करते हैं, सबसे पहले एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम इस फ्रॉड के डेफिनेशन को और क्लियरिफाई समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल है, ए है, उसकी एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री को वह बी को बेचना चाहता है। यहाँ पर ए के द्वारा क्या कहा जाता है, यहाँ पर ए के द्वारा बी के सामने यह स्टेटमेंट बनाया जाता है कि ए की फैक्ट्री में हर साल 500 मन इंडिको बनता है। ए जो है, ए बी के सामने क्या स्टेटमेंट बनाता है, ए बी के सामने यह स्टेटमेंट बनाता है कि ए की फैक्ट्री में हर साल 500 मन इंडिको बनता है, जबकि ए जानता है कि उसके द्वारा यह जो स्टेटमेंट बनाया जा रहा है वह स्टेटमेंट सच नहीं है। यहाँ पर ए के द्वारा इस स्टेटमेंट को बनाने का केवल एक ही इंटेंशन है कि बी को डिसीव किया जाए और बी को कैसे भी कर इस एग्रीमेंट में इंक्लूड किया जाए। यहाँ पर ए के द्वारा किया गया यह एक्ट फ्रॉड की कैटेगरी में जाएगा, और अगर यहाँ पर बी के द्वारा इस प्रकार से उसकी सहमति को प्राप्त कर भी लिया गया तो फिर यहाँ पर यह कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल माना जाएगा। सेक्शन 19 के तहत इस कॉन्ट्रैक्ट को जो बिटवीन ए और बी हो रहा है वह वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ बी। चलिए और क्लियर करते हैं इसकी डेफिनेशन को, फ्रॉड की डेफिनेशन को और क्लियर करते हैं। यहाँ पर ए के द्वारा बी से यह कहना कि उसकी फैक्ट्री में 500 मन इंडिको बनता है, जबकि असलियत में ए भी जानता है कि यह वाली बात सच नहीं है, जबकि असलियत में उसकी फैक्ट्री में हर साल 300 मन इंडिको ही बनता है। एक तरह से जो ए है उसने जानबूझकर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको एक्टिवली उसने छुपा लिया है और तब उसने बी की सहमति इस संबंध में रिसीव करी है, तो उसका इस प्रकार का एक्ट भी फ्रॉड की कैटेगरी में ही जाएगा। एक और इसमें हम एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। ए है और बी है। ए ने इस बी को 10 लाख रुपए उधार दिए हैं। ए ने इस बी को 10 लाख रुपए क्रेडिट करे हैं। अब एक बात समझना, जिस टाइम पर यह बी ए से पैसे उधार ले रहा है उसी टाइम पर इसके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर कि इसको यह ए को पैसा वापस करना ही नहीं है। यहाँ पर बी केवल दिखाने के लिए ए से प्रॉमिस करता है कि वह उसका पैसा वापस कर देगा, जबकि असलियत में बी का इंटेंशन कहीं से भी अपने प्रॉमिस को पे करने का है ही नहीं। तब यहाँ पर यह जो एक्ट है बी का वो कहाँ जाएगा, फ्रॉड की कैटेगरी में जाएगा। एक और इसमें एग्जाम्पल समझना, जब ए ने बी को
10 लाख रुपए उधार दिए थे। तब बी ने प्रॉमिस करा कि वह ए को पैसा पे करेगा। उस टाइम तक तो बी का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि वो पे नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं था। पर आगे जाकर बी ने पे करने से मना कर दिया, आगे जाकर बी ने ए को उसका पैसा लौटाने से मना कर दिया। तो यहाँ पर यह जो बी है वो फ्रॉड के लिए लायबल नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर उसका यह एक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में जाएगा। चलिए, यस, हमने ये पॉइंट्स अपने कवर कर लिए हैं। चलिए इस वाले पॉइंट्स को भी क्लियर करते हैं। आपके पास डेफिनेशन रीड होगी, आप उसमें भी देखिएगा। कुछ ऐसे एक्ट होते हैं जो कि लॉ की तरफ से स्पेसिफिकली फ्रॉडलेंट घोषित करे गए हैं, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 55 के रिगार्डिंग आपको समझा सकते हैं, जिसमें यह साफ कहा गया है कि जब सेलर के द्वारा, ए सेलर है, जब सेलर के द्वारा बी को अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल की जा रही है, जब सेलर के द्वारा बी को प्रॉपर्टी सेल की जा रही है, तो यहाँ पर यह इस सेलर की ड्यूटी बनती है कि वह बायर को यह बता दे कि उसकी प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट तो नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का कोई ऐसा डिफेक्ट तो नहीं है जिसको कि बायर ऑर्डिनरी केस में जान नहीं सकता है। तब यहाँ पर ऐसे मामले में अगर ए जानबूझकर उससे इस बात को छुपाता है जो कि बी ऑर्डिनरी केयर करके भी नहीं जान सकता था, तो यहाँ पर ए का यह जो एक्ट होगा वह स्पेसिफिकली फ्रॉडलेंट की कैटेगरी में चला जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। लेकिन एक बात आपको इस संबंध में ज़रूर याद रखनी है। अभी इसमें हमने आपसे यह कहा कि अगर यह पता चलता है, हमने एक एग्जाम्पल रखा था कि अगर ए है वह उसकी फैक्ट्री में, वह अपनी फैक्ट्री बी को बेचना चाहता है 1 लाख रुपए में, ठीक है, और वह बी से कहता है कि उसकी फैक्ट्री में हर साल 500 मन इंडिको बनता है, जबकि असलियत में उसकी फैक्ट्री में केवल 300 मन इंडिको ही बनता था। ठीक है, अब एक बात समझना, अगर यहाँ पर जो ए है वो इस बी से कहता है कि अगर आप चाहें तो खुद भी आप इस बात को चेक कर सकते हैं, और बी को इतनी अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो आराम से चेक करके यह पता कर लेता है कि यहाँ इस फैक्ट्री में असलियत में 500 मन इंडिको नहीं बल्कि केवल 300 मन इंडिको ही बन रहा था, उसके बाद भी वो उस फैक्ट्री को खरीदता है, तो यहाँ पर उसके लिए जो ए होगा वो फ्रॉड के लिए लायबल नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि बी को एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी, बी ने एक ऑर्डिनरी केयर बरतते हुए आसानी से इस बात को जान लिया था यहाँ पर कि एक ही फैक्ट्री में 500 मन इंडिको नहीं बल्कि केवल 300 मन इंडिको ही बनता है। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन हमेशा से इस संबंध में अराइज होता है आपके सामने स्टूडेंट्स, मेयर साइलेंस इज फ्रॉड। क्या साइलेंस रहना भी फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाता है? तो हम एक बात क्लियर कर दें, जनरल स्पीकिंग इसका आंसर होगा नो। जनरल स्पीकिंग इसका आंसर होगा मेयर साइलेंस इज़ नॉट फ्रॉड। लेकिन कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस होती हैं, कुछ ऐसे एक्सेप्शन होते हैं जिसके अंतर्गत, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जिसके अंतर्गत साइलेंस रहना भी फ्रॉड की कैटेगरी में चला जाता है। मतलब साइलेंस रहना मतलब क्या हुआ? मतलब बहुत सिंपल है, फैक्ट्स को डिस्क्लोज ना करना, फैक्ट्स को सामने वाले को ना बताना। पर कुछ कंडीशंस में साइलेंस रहना भी फ्रॉड माना जाता है। कैसे? अगर जो एग्रीमेंट हो रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वह इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि गुड फेथ पर बेस है, जो कि विश्वास पर आधारित कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ऐसे मामले में सामने वाली पार्टी की ड्यूटी बनती है कि वह बता दे, कोई भी फैक्ट्स को वह छुपाकर ना रखे, किसी फैक्ट्स के बारे में वो साइलेंस ना रहे, क्योंकि उसकी ड्यूटी बनती है सामने वाले को बताना। फॉर एग्जाम्पल समझिए आप इसमें, जैसे कि
ए है, एक सेकंड रुकिए। जैसे कि ए है और वो एक मशीन बी को 1,00,000 रुपए में बेचता है। यहाँ पर उस मशीन में कुछ ऐसे पार्ट्स थे, कुछ ऐसी खराबी थी जिसको बी ऑर्डिनरी केयर करके भी नहीं जान सकता था और जिसके बारे में ए अच्छी तरह से जानता था, उस डिफेक्ट्स वगैरह के बारे में। यहाँ पर यह ड्यूटी बनती है ए की कि जो बी है वो उस ए पर विश्वास करते हुए सामान खरीद रहा है। यहाँ पर ड्यूटी बनती है इस ए की कि वह बी को इस बारे में इन्फॉर्म कर दे। पर अगर तब भी ए यहाँ पर साइलेंट रहता है, साइलेंस रहता है, तो फिर उसका यह एक्ट फ्रॉड की कैटेगरी में जाएगा। दूसरा, ड्यूटी ऑफ पर्सन टू स्पीक, जहाँ पर उसकी ड्यूटी बनती है बताने की, यह हो चुका है यस। नेक्स्ट, साइलेंस इक्वल टू स्पीच। कई बार ऐसा होता है व्यक्ति का शांत रहना भी उसके बोलने के, उसके स्पीच के बराबर माना जाता है। कैसे, अब वो समझो। ए है और बी दो पार्टी हैं। ए ने अपना हॉर्स बी को 2,00,000 रुपए में बेचा है। यहाँ पर बी इस ए से पूछता है क्या यह हॉर्स सही है, क्या यह हॉर्स सही है। यहाँ पर ए, अब यहाँ पर जो ए है वो बिल्कुल शांत रहता है, तो उसकी जो साइलेंस है वो कहीं ना कहीं प्रदर्शित कर रही है कि वो इस बात को स्वीकार कर रहा है कि ये हॉर्स सही है। उसका शांत रहना उसके बोलने के बराबर माना जाएगा। इसलिए यहाँ पर अगर वास्तव में लेकिन वास्तव में जो हॉर्स है वो क्या है, जो हॉर्स है क्या है, वो बीमार है, पर ए इस बात को डिस्क्लोज नहीं करता और शांत रहता है, जबकि उसका शांत रहना, उसका साइलेंस रहना बोलने के बराबर है, तो फिर उसका यह एक्ट फ्रॉड की कैटेगरी में जा सकता है। तो जनरल स्पीकिंग मेयर साइलेंस इज़ नॉट फ्रॉड, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस हैं, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिसमें साइलेंस रहना भी फ्रॉड की कैटेगरी में चला जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन 18 की, जो कि मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताती है। बहुत सिंपल एक एग्जाम्पल कंप्लीट कर लेते हैं। ए है और बी है, दो पार्टीज़ हैं। ए के पास में एक मोटरसाइकिल है, वह मोटरसाइकिल बी को वह 80,000 रुपये में बेचने की बात करता है। इस मोटरसाइकिल का जो इंजन है वो अच्छी कंडीशन में नहीं है, लेकिन यह जो ए है वो यहाँ पर बी के सामने यह स्टेटमेंट बनाता है कि इसके द्वारा जो मोटरसाइकिल बी को बेची जा रही है उस मोटरसाइकिल में सब कुछ सही है, उसका इंजन वगैरह सब अच्छी कंडीशन में है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यह जो स्टेटमेंट है वो मिस रिप्रेजेंटेशन की कैटेगरी में कब जाएगा, जब वहाँ पर यह साबित कर दिया जाता है कि जो ए था वो इस विश्वास के साथ में स्टेटमेंट बना रहा है, वो उस स्टेटमेंट पर विश्वास करता है, जबकि असलियत में उसका ये स्टेटमेंट सच नहीं है, पर उसको ऐसा लगता है, उसको ऐसा विश्वास है कि उसका ये स्टेटमेंट सही है। और अगर मैं आपको एक बात समझा दूं, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में एक मेन डिफरेंस भी यही पाया जाता है कि फ्रॉड में जो व्यक्ति होता है, जो मेकर ऑफ स्टेटमेंट होता है फ्रॉड में, वो यह जानता है कि वो जो कुछ कह रहा है वह झूठ कह रहा है और उसका साफ इंटेंशन सामने वाली पार्टी को डिसीव करने का होता है। लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में जो व्यक्ति स्टेटमेंट बनाता है वो ये मान के बनाता है कि वो जो कुछ कह रहा है वो सही कह रहा है और उसका इंटेंशन सामने वाली पार्टी को डिसीव करने का नहीं होता है, वो अपना स्टेटमेंट बहुत इनोसेंटली बनाता है। तो यहाँ पर ऐसे में जो ए होगा वो मिस रिप्रेजेंटेशन का तहत आएगा, यस। और यह जो इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है सेक्शन 19 के तहत, वो बी के बिहाफ पर वॉइडेबल माना जाएगा। क्लियर है। चलिए एक और एग्जाम्पल आप इसमें समझना चाहें तो समझ लीजिए। ए जो है वह बी को एक हॉर्स बेचता है, ए बी को एक हॉर्स बेचता है और जिस वक्त ए
एक हॉर्स बी को 4 लाख रुपए में बेचने की बात करता है। यहाँ पर ये हॉर्स असलियत में बीमार है, अनसाउंड है, पर ए यह स्टेटमेंट बनाता है इस विश्वास के साथ में कि यह जो हॉर्स है वह सही है, साउंड है, पर उसे नहीं पता असलियत क्या थी। वो सिर्फ विश्वास करते हुए बनाता है। उसका इंटेंशन कहीं से भी बी को डिसीव करने का नहीं है। उसके द्वारा बनाया गया यह स्टेटमेंट बहुत ही इनोसेंटली है। अगर ऐसे में बी की सहमति रिसीव कर ली जाती है तो यहाँ पर यह एग्रीमेंट जो इनके बीच में हुआ है, ए और बी के बीच में, वो वॉइडेबल माना जाएगा और जो कि बी के बिहाफ पर वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी माना जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे इस संबंध में मिस्टेक के बारे में, जिसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 20, 21 और 22 इससे संबंधित सेक्शन हैं। हम मिस्टेक की बात कर रहे हैं, जनरल स्पीकिंग हम समझेंगे इसे। मिस्टेक का तात्पर्य होता है मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी बात के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेना, मिस्टेक मतलब। ठीक है, चलिए आराम समझते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन 20 की बात करेंगे, जो कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में बताती है, जो कि मैटर ऑफ फैक्ट के बारे में बताती है। हम आपको पहले ही बता दें, मिस्टेक यहाँ पर अगर आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात कर रहे हैं तो वह बाइलेटरल और यूनिलेटरल मिस्टेक के रूप में पाई जाती है। मिस्टेक ऑफ लॉ भी इस संबंध में बताया गया है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर सेक्शन 20 की बात करेंगे, जो कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में बताता है, जो कि बाइलेटरल मिस्टेक के बारे में बताता है। ए है वह बी को हॉर्स बेचने की बात करता है 5 लाख रुपए में। यहाँ पर जिस टाइम पर इन दोनों के बीच में हॉर्स को लेकर बार्गेनिंग की जा रही है, डील फिक्स की जा रही है, उस टाइम पे हॉर्स मर चुका है। लेकिन ये दोनों में से कोई भी पार्टी इस बात को नहीं जानती है। इनके बीच में ये हुआ और कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बाइलेटरल मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी बात को लेकर मिस्टेक की गई है जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट का मेन एसेंशियल है। ऐसी बात को लेकर मिस्टेक की गई है, इसलिए यह वॉइड मानी जाएगी। और एक बात याद रखिएगा, अगर मिस्टेक जो की जाती है वह सब्जेक्ट मैटर के, जो उनके बीच एग्रीमेंट हो रहा है, उस एग्रीमेंट के सब्जेक्ट मैटर के बेस पे की जाती है। एक सेकेंड, यस, फिर समझाते हैं, बस समझिएगा आप इसमें। यस, हम एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं पार्टीज़ के बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है, अगर मिस्टेक उस सब्जेक्ट मैटर के वैल्यू के बेस पर की जाती है, अगर मिस्टेक उस सब्जेक्ट मैटर के वैल्यू को लेकर की जाती है, तो फिर ऐसी मिस्टेक जो है वो यहाँ पर मैटर ऑफ फैक्ट की मिस्टेक के रूप में नहीं मानी जाएगी। अगर आप उसके सब्जेक्ट मैटर के वैल्यू को लेकर कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो यहाँ पर उसको हम मैटर ऑफ फैक्ट की मिस्टेक नहीं कहेंगे। चलिए ठीक है, यह हो गया सेक्शन 20। अब हम बात करते हैं सेक्शन 21 की, जो कि मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में बताती है। देखिए एक बात याद रखिएगा, बाय मिस्टेक ऑफ एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया, अगर आप किसी ऐसी लॉ के बारे में जो कि भारत में मान्यता प्राप्त है उसको लेकर अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं तो फिर ऐसी मिस्टेक ऑफ लॉ नॉट एक्सक्यूजेबल, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एक्सक्यूजेबल, और इस प्रकार का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल नहीं माना जाएगा। जैसे कि अगर ए और बी हैं, दो पार्टी हैं, यहाँ पर ये दोनों किस बात को लेकर मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर यह दोनों एक पार्टिकुलर डेप्ट के बारे में यह मिस्टेक करते हैं कि वह डेप्ट टाइम बार्ड है। ठीक है, यह मिस्टेक करते हैं ये, तो उनकी ये जो मिस्टेक है लॉ के बारे में है, जो उनकी मिस्टेक ऑफ लॉ है, वो यहाँ पर उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल नहीं माना जाएगा। पर इसके विपरीत अगर वो मिस्टेक ऑफ लॉ करते हैं, किसी ऐसी लॉ के बारे में मिस्टेक करते हैं जो कि फॉरेनर कंट्री में एप्लीकेबल है, तो वहाँ पर ऐसे में उसको लेकर अगर वो मिस्टेक करते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा,
उसका वही इफ़ेक्ट होगा जैसे कि मानो वह मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में इफ़ेक्ट रखती है। अभी आपने इस संबंध में, मैंने शुरू में भी आपको कहा था, मिस्टेक दो तरह से होंगी, बाइलेटरल और यूनिलेटरल। आपने बाइलेटरल मिस्टेक जान ली थी जिसमें दोनों पार्टीज़ की तरफ से गलती होती है, लेकिन यूनिलेटरल मिस्टेक के बारे में सेक्शन 22 में बताया गया है जिसमें गलती एक पार्टी की तरफ से होती है, और तब यहाँ पर इस प्रकार की जो गलती है, इस प्रकार का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल वहाँ पर फिर नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों पार्टीज़ की तरफ से मिस्टेक नहीं हो रही है, यहाँ पर मिस्टेक केवल एक पार्टी की तरफ से हो रही है, जिस वजह से यह जो कॉन्ट्रैक्ट है इनके बीच में वो वॉइडेबल नहीं माना जाएगा।